अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट काजेज़ देखे थे कि आपके स्केलेटन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहले जो काज था वो हमारे पास जेनेटिक काजेज़ थे, जिसमें हमने डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस किया था। उसके अलावा हार्मोनल काजेज़ थे, और उसके बाद आपके पास थे न्यूट्रिशनल काजेज़। इसके अलावा फर्दर हमने जो डिजीज़ हैं जिसमें डिस्क स्लिप आती है, जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती हैं, जो उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो एंडुलस फाइब्रोसिस को क्रॉस करता हुआ बॉडी से बाहर आ जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं उसमें पेन जो है वो शो होती है। इस तरह हमने स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में देखा था, शियाटिका के बारे में देखा था, ठीक है, और आर्थराइटिस के बारे में देखा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। अब इसमें हम देखेंगे कि जो बोन्स हैं उनके अगर टूट जाए बोन तो उसकी रिपेयर का प्रोसेस किस तरह होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन्स में ब्रेक। अब जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन फिर भी किसी इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से बोन्स हैं ब्रेक हो सकती हैं। ड्यूरिंग यूथ मोस्ट फ्रैक्चर्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रामा डेट में ट्विस्ट और ब्रेक द बोन, ठीक है। जो यंग जो पर्सनस होते हैं उनमें मोस्टली जो है वो किसी ट्रामा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जो बोन है या तो ट्विस्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, या ब्रेक टूट जाती है, सच एज स्पोर्ट इंजरीज या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, फॉल्स एक्सेट्रा। ओल्ड एज में मोस्टली जो बोन्स हैं वो थिन हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, तो उनके फिर फ्रैक्चर होने के, उनके जो है टूटने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखी इस पैराग्राफ में कि यंग एज में मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से बोन्स ब्रेक होती हैं, और ओल्ड एज में क्योंकि बोन्स वीक हो गई होती हैं, थिन हो गई होती हैं, तो उनके ब्रेक होने के चांसेस या फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। जब फ्रैक्चर होता है तो दो जो है वो तरीके किए जाते हैं। अ फ्रैक्चर इज़ ट्रीटेड बाय रिडक्शन फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्चर होता है तो बोन को रिडक्शन किया जाता है पहले उसके बाद रीअलाइनमेंट की जाती है। अभी ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। जो रिडक्शन है ये दो तरह की होती है, ठीक है। पहली क्लोज्ड है और दूसरी आपके पास है ओपन रिडक्शन। क्लोज्ड रिडक्शन में क्या करते हैं कि बोन जहाँ से टूटी हुई है वहीं से जो डॉक्टर है वो हाथों की मदद से अपने जो है वो बोन्स को वैसे ही एक दूसरे के साथ अटैच करके जॉइंट को दोबारा से ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ से बोन टूटी होती है वहाँ पे हाथों की मदद से जो है वो उस हिस्से को दोबारा जोड़ दिया जाता है, बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। In closed reduction, the bone ends is coaxed back to their normal position by physician hand. फिजिशियन अपने हाथ की मदद से जो टूटी हुई हड्डियों के सिरे हैं उनको खिसका कर अपनी पहली वाली जगह पर ले आते हैं। जबकि ओपन रिडक्शन के अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। हड्डियों को आपस में जोड़ा जाता है और फिर पिन्स और वायर्स लगाकर हड्डियों को वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। तो दो तरह की रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन में ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ फिजिशियन अपने हैंड की मदद से हड्डियों को जो है वो हिलाता है और अपनी जगह पर फिक्स कर देता है। और ओपन रिडक्शन में क्या होता है कि हड्डियों को सर्जरी करने के बाद जो है वो सर्जरी करके पिन्स की मदद से या वायर्स की मदद से ब्रोकन बोन्स को आपस में जोड़ा जाता है। After broken bone is reduced, it is immobilized by cast और बाय ट्रैक्शन, ठीक है। जब ब्रोकन बोन्स को जो आपस में जोड़ दिया जाता है तो फिर इसको वहीं पर जो है वो कास्ट की मदद से या ट्रैक्शन की मदद से इमोबिलाइज कर दिया जाता है। कास्ट क्या होता है कि जिस तरह जो है वो जो अगर हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर जो है वाइट कलर का जो कपड़ा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है लगाते हैं, फिर उसको पट्टी कर देते हैं, तो वो कास्ट है। ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन होता है कि लाइक यहाँ पर देखें कि इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो हड्डियाँ जहाँ पर जोड़ी हैं, जिनको आपने जो है वो कास्ट की मदद से अटैच किया है, बाद में उस लेग को या उस हाथ को उस एरिया पर फिक्स कर देना, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस पूरे बॉडी पार्ट को फिक्स कर दिया गया है कि ये मूव ना करे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन। और ये जो पट्टियाँ लपेटी हुई हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लपेटा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड कास्ट। तो कास्ट किया जाता है और उसके बाद अगर ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो ट्रैक्शन भी जो है वो की जाती है, ठीक है, टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। फर्दर अगर देखें हीलिंग जो टाइम है वो 8 to 12 वीक्स का होता है, लेकिन डिफरेंट बोन्स के लिए ये हीलिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है। अगर जो बड़ी बोन्स हैं उनका डेफिनेटली हीलिंग टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जो बेयरिंग बोन्स फॉर द वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो हीलिंग टाइम भी ज़्यादा होता जाता है। यंग पर्सनस के अंदर बोन्स जल्दी हील कर जाती हैं, ठीक है। ओल्ड एज में बोन्स की हीलिंग जो स्लो हो जाती है। इसी तरह जो बोन्स आपके हार्ट के करीब हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो बोन्स जल्दी रिपेयर हो जाती हैं। और अगर आप लेग्स की तरफ जाओ तो पाँव की जो बोन्स है वो सबसे लेट रिपेयर होती हैं।
तो जितना जो है वो हार्ट से फासला ज़्यादा होता जाएगा, ब्लड का वहाँ फ़्लो कम होता जाएगा, तो उससे जो हीलिंग है वो भी स्लो होती जाएगी। रिपेयर प्रोसेस के अंदर देखें क्या क्या जो है वो चीज़ें आती हैं। 4 फेजेज़ हैं यहाँ पर जो बोन को रिपेयर करने के अंदर जो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जैसे ही बोन ब्रेक होती है, जिसको हम यहाँ से डायग्राम से देखते हैं कि जैसे ही बोन ब्रेक होगी तो उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो टूट जाएंगी, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल डैमेज होंगी तो उनके अंदर से ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा। दिस रिलीज ऑफ ब्लड आउटसाइड फ्रॉम द ब्लड वेसल दैट इज़ कॉल्ड द हेमरेज। तो जब भी हड्डी टूटती है तो वहाँ पर ब्लड वेसल के डैमेज होने से ब्लड बाहर आ जाता है, हम कहते हैं वहाँ पर क्या हो गया, हेमरेज हो गया, ठीक है। देन ये ब्लड जो है हड्डी के इर्द गिर्द जमना शुरू हो जाता है, तो दिस क्लॉट ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हीमाटोमा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या है, हीमाटोमा फॉर्मेशन, जिसमें ब्लड वेसल डैमेज होती हैं, हेमरेज होता है, और हेमरेज होने के बाद जो है ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है। दिस क्लॉट ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड द हीमाटोमा। इसको देखिए अब, व्हेन द बोन ब्रेक द ब्लड वेसल्स इन द बोन इटसेल्फ एंड परहैप्स इन द सराउंडिंग आर टॉर्न। ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, टूट जाती हैं, कॉल्ड हेमरेज। इससे क्या होता है, फिर हेमरेज होता है कि ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट अ हीमाटोमा, अ मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म एट द फ्रैक्चर साइट। Soon after the bone cells deprive of food begin to die। अब जल्दी क्या होता है कि इस एरिया में देखें कि यहाँ पर जब ब्लड का एक क्लॉट बन जाएगा तो इर्द गिर्द जो सेल थे उनको ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो ख़राब हो गई हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो गई हैं, तो ब्लड वेसल्स जिन सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी उन सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो इस एरिया पर जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे सेल्स की डेथ होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डेड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। तो सून आफ्टर बोन सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ फूड, ऐसे बोन सेल्स जिनको खाना नहीं मिल रहा बिगिन टू डाई एंड द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम स्वोलन एंड हेंस पेनफुल। इसकी वजह से जो बोन का एरिया है, यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं ये स्वेल कर जाते हैं और यहाँ पर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपके पास है हीमाटोमा फॉर्मेशन का। सेकंड स्टेप आएगा कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सॉफ्ट कैलस बिगिन टू फॉर्म इन 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 हफ्तों के बाद हड्डी के अंदर जो है वो नरम हड्डी, जिसको आप कह लो कि सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होते हैं। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस हीमाटोमा के अंदर ग्रो करेंगी, ठीक है, कैपिलरीज बनेंगी, और ये कैपिलरीज जो हैं वो इर्द गिर्द के ब्लड को आस्ता आस्ता साफ़ करना शुरू करेंगी। तो हीमाटोमा को क्लियर करने की जो है वो प्रोसेसिंग, क्लियर करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट जो हैं माइग्रेट टू द फ्रैक्चर साइट एंड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट द बोन। तो सॉफ्ट बोन यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद आफ्टर 3 to 4 वीक्स जो बोनी कैलस है वो बनना शुरू होता है। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल्स एंड ओस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल्स कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड, multiply rapidly and gradually convert soft callus into the bony callus. Bone formation begin 3 to 4 weeks after injury and continue until a firm bone union is formed within 2 to 3 months. तो 3 से 4 वीक तक बोन की फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है और 2 to 3 मंथ तक कंप्लीट बोन फार्मेशन हो जाती है। रीमॉडलिंग के बारे में देखें, आफ्टर सेवरल मंथ बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड बाय द एक्सेसिव मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। बोन के बाहर जो एक्सेसिव मटेरियल होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है, ये जो है वो हड्डी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हड्डी की जो मोटाई है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फाइनल एंड वाली जो बोन होती है रिपेयर के बाद वो बिल्कुल पहले जैसी बोन से रिजेंबल करती है और वो जो बोन जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी रिपेयर के बाद भी बोन वैसे ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है और उन्हीं मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती है। तो ये हमारे पास जो है वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स के, जिसमें सबसे पहले जब हड्डी टूटती है तो हीमाटोमा फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ हीमाटोमा कि जैसी हड्डी टूटती है तो उस एरिया में ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं, ब्लड वेसल से बाहर निकल आता है, दैट इज़ कॉल्ड हेमरेज, और इस एरिया पर एक क्लॉट ऑफ ब्लड बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द हीमाटोमा।
नेक्स्ट स्टेप में कैपिलरीज ग्रो करती हैं इनवर्ड। कैपिलरीज जब बनती हैं तो वो इर्द गिर्द जो ब्लड क्लॉट है उसको साफ़ करना शुरू कर देती हैं। जो सेल्स की डेथ हुई होती है, ठीक है, उनको जो है वो साफ़ करना शुरू कर देती हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप सॉफ्ट जो कैलस है, सॉफ्ट बोन्स है, वो बनना शुरू होती है और फिर उस सॉफ्ट बोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द हार्ड बोन। और आफ्टर रिपेयर जो रिपेयर्ड बोन है वो बिल्कुल ओरिजिनल बोन के साथ रिजेंबल करती है और वही सारे फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मसल्स। अब मसल्स का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं मैनी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर मूवमेंट्स। These cells contain numerous filaments of special protein एक्टिन एंड मायोसिन। हम मसल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करती हैं। प्रॉपर फंक्शन जो है वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। द वर्टिब्रेट पोजेस 3 काइंड ऑफ मसल्स, दैट इज स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड द लास्ट वन कार्डियक मसल। अब इनकी डिटेल याद करने के लिए आप अगर ये वाला जो बॉक्स है याद कर लें तो नीचे वाले जो 3 पैराग्राफ हैं वो इजीली आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम कंपैरिजन जो इनका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है मसल अपीयरेंस। जो स्मूथ मसल है वो अनस्ट्राइप्ड होते हैं। स्ट्राइप्ड का मतलब क्या है कि ये मसल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है वो यूँ एक मसल है, ठीक है, ये मसल की बॉडी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर तो लाइंस लगी हुई हैं यूँ तो हम कहते हैं ये स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें ध्यान से तो आपके पास जो स्केलेटल मसल है, आप इसको बुक से भी अगर देखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपको छोटी छोटी लाइंस यूँ नज़र आएंगी, ठीक है, इस तरफ को। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्राइएशन और स्ट्राइप्ड मसल्स। कार्डिक मसल के ऊपर भी ये देखिए आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये भी स्ट्राइप्ड मसल है। स्मूथ मसल के ऊपर कोई लाइंस नहीं होती, ठीक है, तो हम कहते हैं ये अनस्ट्राइप्ड है। कार्डियल मसल के अंदर कहीं जो लाइंस हैं वो पास पास होती हैं और कहीं दूर दूर होती हैं, तो ये इरेगुलरली स्ट्राइप्ड हैं। और स्केलेटल मसल के अंदर प्रॉपर वक्फे के बाद जो है ये लाइंस आपको शो होती हैं, तो रेगुलरली स्ट्राइप्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद सेल की शेप है। जो स्मूथ मसल है ये स्पिंडल शेप होते हैं, दरमियान से मोटे होते हैं और दोनों किनारे जो हैं वो कैसे होते हैं, बड़ी को होते हैं मसल के सेल के। जो कार्डिक मसल हैं इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, तो हम कहते हैं ये हाईली ब्रांच्ड हैं। तो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड हैं, कार्डिक मसल ब्रांच्ड हैं और स्केलेटल मसल स्पिंडल और सिलेंड्रिकल। इसी तरह इस सेल के अंदर भी सिर्फ एक ही जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मूथ मसल के एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, इस सेल में भी सिर्फ एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। तो स्मूथ मसल के अंदर एक सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। कार्डिक मसल में एक सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि कार्डिक मसल को जो है वो लगातार एनर्जी चाहिए होती है और ये थकते नहीं हैं। इसकी भी रीज़न हम आगे जाकर देखेंगे। तो इनके अंदर एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और स्केलेटल मसल के अंदर भी एक सेल में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। लाइक ये एक सेल है, इसमें 1 2, ठीक है, यहाँ पर ये 3, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस मैनी पर सेल। जी, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन देखें। स्मूथ मसल कहाँ होते हैं, ये आपके स्टोमक में इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, तो इनकी कंट्रैक्शन स्लो होती है। कार्डिक मसल हार्ट की स्पीड जब इंटरमीडिएट होती है, ना फास्ट ना स्लो। और स्केलेटल मसल को हम अपनी मर्ज़ी से स्लो भी कंट्रैक्ट करवा सकते हैं और रैपिडली भी कंट्रैक्ट करवा सकते हैं। कंट्रैक्शन कास्ड बाय जो स्मूथ मसल हैं इनको हम कंट्रोल नहीं करते, ये स्पॉन्टेनियस हैं, खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेच करते हैं बॉडी को और स्ट्रेच के रिस्पांस में जो स्मूथ मसल काम कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम या हार्मोन्स इनको कंट्रोल करते हैं। कार्डिक मसल भी स्पॉन्टेनियस है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल मसल जो है इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से मूव करवा सकते हैं। फंक्शंस, जो स्मूथ मसल्स हैं ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, स्टोमक से खाने का जो इंटेस्टाइन में जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, तो वहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं वो होते हैं। कार्डिक मसल हार्ट को पंप करते हैं एंड द लास्ट वन स्केलेटन मसल स्केलेटन को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट थिंग वॉलंटरी कंट्रोल, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वही चीज़ है। स्मूथ मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कार्डिक मसल भी कंट्रोल नहीं होते और स्केलेटल मसल को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये पैराग्राफ याद करें तो आपके नेक्स्ट 3 पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल, तो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्केलेटल मसल में एक चीज़ बताई गई है कि जो ईच एंड ऑफ द एंटायर मसल इज़ अटैच टू द बोन। स्केलेटल मसल है तो डेफिनेटली इसके दोनों सिरे जो हैं वो हड्डी के साथ अटैच होंगे, ठीक है, बाय अ बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर नोन एज टेंडन।
तो जहाँ पर भी मसल होता है, मसल को हड्डी के साथ अटैच करने के लिए टेंडन होते हैं। लाइक ये मसल है, इस मसल के आगे ये जो वाइट कलर का जो है ये टेंडन है जिसने मसल को हड्डी के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो ये टेंडन जो है वो उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि कोलेजन का एक बंडल है, नॉन इलास्टिक फाइबर है जिसको हम टेंडन कहते हैं, जो हड्डी और मसल को आपस में अटैच करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलेटल मसल को फर्दर डिटेल में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट किस तरह करते हैं, वो सारा कुछ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।